जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास चैनल पर। जैसा कि हमारे तत्पुरुष समास में पहला जो था हमारा व्याधिकरण समास, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज बल्कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा वेद आता है सम्मानाधिकरण, उसके अंतर्गत हमारे दो वेद आते हैं, वो होता है कर्मधारय और द्विगु। उसके साथ साथ हमारे जो समास के वेद दो बचे हुए थे, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, वो भी आज क्लास में पूरा मतलब कि समास का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नया टॉपिक आएगा, वो बात करेंगे अलंकार की। तो आज हम अपने समास का पूरा टॉपिक खत्म कर देते हैं। तो बात करते हैं समानाधिकरण समास की। कौन सा आएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन से दो भेद आते हैं इसके? तो पहला जो आता है वो होता है कर्मधारय। कर्मधारय। दूसरा क्या आता है? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तो अब बात करते हैं जो पहले जो आता है हमारा कर्मधारय की। तो देखते हैं पहला जो आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और का प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। और अंतिम पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। तो क्या कर्मधारय समास का प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष होता है अथवा संज्ञा होता है। इसी में अगला पॉइंट जैसे आता है हमारा, अगर बनाए तो विशेषण प्लस विशेष या फिर संज्ञा बराबर क्या आएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इस समास में दोनों पदों में एक ही कारक की व्यक्ति होती है। इस समास में दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति होती है। एक ही कारक की विभक्ति होती है। तो आगे होगा, समझ में आएगा कि कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। या फिर बोले तो विशेषण प्लस विशेष अथवा संज्ञा बराबर कर्मधारय समास। या फिर इस समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या कहते हैं? जैसे महाकवि। महाकवि तो महान है जो कवि, महान है जो कवि। अगला आता है कमल नयन। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। बोले तो वचनामृत कहेगा। वचनामृत वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत। तो क्या इस समास में दोनों पदों में एक ही व्यक्ति होती है। तो जैसे महाकवि महान है जो कवि, कमल नयन कमल के समान नयन, वचनामृत वचन रूपी अमृत। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका एक पॉइंट और था, वो भी बता दें।
अब बात करते हैं एक पॉइंट नंबर कर्मधारय समास का। अगला पॉइंट कहते हैं जब इस समास में जब इस समास में एक शब्द उपमेय क्या है, जब इस समास में एक शब्द उपमेय अथवा एक शब्द उपमेय अथवा दूसरा उपमान होता है। दूसरा क्या है, दूसरा उपमान होता है वहां भी कर्मधारय समास होता है। या तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो जब एक शब्द उपमेय और दूसरा उपमान का हो तो वहां भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे आता है हमारे एग्जाम्पल में, उदाहरण में जैसे नरसिंह, तो नर के समान, फिर नर के सदृश सिंह, नर के सदृश सिंह। अगला हमारा आता है, जैसे आता है हमारा मृग लोचन, तो इसका क्या आएगा, मृग की तरह लोचन, मृग की तरह लोचन। तो क्या, जब इस समास में एक सब उपमेय अथवा दूसरा उपमान हो वहां भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे नर सिंह, नर के सदृश सिंह, या बोले तो मृग लोचन, तो मृग की तरह लोचन। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब बात करते हैं द्विगु समास की। दूसरा जो हमारा क्या था, द्विगु समास। द्विगु समास, अब बात करें द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पॉइंट ये समूहकार होता है। क्या होगा, समूहकार होगा। दूसरा ये समूहवाची होता है। कैसा होता है, समूहवाची होता है। तीसरा था कि ये संख्यावाची होता है। संख्यावाची के संख्यावाची होता है। संख्या का, अब देखो द्विगु क्या होता है, द्विगु समास में समूह होता है, ये समूहकार हो गया, समूहवाची हो गया, फिर संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक संख्या का मतलब अंक होता है, वाचक में से होता है बोलना। अच्छा इतना हो गया। अब बताइए द्विगु समास है किस भाषा का है। फिर द्विगु समास जो है वो है हमारा अपभ्रंश भाषा का। किस भाषा का शब्द है, तो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। तो देखो समूहकार होता है, समूहवाची होता है, संख्यावाचक होता है। संख्या का अर्थ होता है अंक, और वाचक मतलब बोलना, बोलना। और देखो किस भाषा का शब्द है, तो वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। इसके डिफिनेशन क्या होती है, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और क्या, संख्यावाचक संख्यावाचक और अंतिम पद, और अंतिम पद क्या समझ, तो अंतिम पद संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। तो क्या, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा क्या आएगा, उदाहरण क्या देखते, उदाहरण देखते हैं जैसे हमारा त्रियोगी, त्रियोगी, तो क्या बने, तीन युगों का, तीन युगों का समाहार या समूह।
इसी तरह अगला था त्रिकोण। त्रिकोण में क्या होगा, तीन कोणों का समाहार, तीन कोणों का समाहार। इसी तरह क्या था पंचपात्र। पंचपात्र में होगा पांच पात्रों का समूह, पांच पात्रों का समूह। अगला बोले तो दोपहर, तो दोपहर का होगा दो, दो पहरों का समूह, क्या आएगा दोपहर, तो दो पहरों का समूह। इसी तरह एक और दे देते से आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी का क्या होगा हमारा आठ अध्यायों का, आठ अध्यायों का समारोह या फिर समूह। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी तो पाणिनि की है। तो द्विगु समास समझ में आया कि द्विगु समास समूह का अर्थ समूहोचित संख्या वाचक, संख्या का अर्थ होता है बोलना, सॉरी संख्या का अर्थ होता है अंक, और वाचक का होता है बोलना। तो द्विगु समास किस भाषा का शब्द है, तो आपको भ्रंश भाषा का शब्द है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा, उसे क्या कहते हैं द्विगु समास। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हमारा जो अगला आता है, जो समानाधिकरण उसके दोनों भेद कर्म धारय द्विगु समास हो गया। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो अगला आता है समास के भेद का जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अगला जो आता है हमारा तीसरा पॉइंट वो कहता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पदों का, या फिर बोले तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, क्या आएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और संज्ञाएं अथवा विशेषण, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, विशेषण हो, द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद कैसे हो, संज्ञा तो विशेषण क्यों, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अगला आता है हमारा इसका विग्रह। इसका विग्रह करने के लिए, इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या, इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच, दो पदों के बीच और अथवा
या या योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्द का योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका विग्रह करने के लिए क्या दो पदों के बीच और होना चाहिए या फिर अथवा या होना चाहिए। इस योजक शब्द का प्रयोग क्या था, किसका और या फिर या होना चाहिए। इस योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हमारा था रात दिन, क्या आएगा, रात दिन। तो उसका बनेगा रात और दिन, रात और दिन। या फिर और लगे अथवा या, तो रात या दिन। तो दोनों योजक शब्द का प्रयोग हो गया, कौन सा, और या फिर या। इसी तरह अगला था हमारा सीताराम, क्या आएगा, सीताराम। तो इसका क्या बनेगा, सीता और राम, सीता और राम। तो योजक शब्द क्या हो गया हमारा, और हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप है पुण्य। तो इसका क्या, पाप और पुण्य, या फिर बोले पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, या फिर पाप या पुण्य। अगला था माता पिता, तो क्या बनेगा, माता और पिता। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो समास का लास्ट वेद आता हमारा, क्या था, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, बहु का अर्थ क्या होता है, अन्य, और व्रीहि का क्या होता है, परंपरा। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी कि अगर देखें तो पहला पद क्या बनेगा, इसमें देख लेते हैं। जिससे हो गया अन्य पद प्रधान, क्या बना, अन्य पद प्रधान। तो बहुव्रीहि समास, बहु का मतलब अन्य और व्रीहि का परंपरा। तो अन्य पद प्रधान, इसकी डिफिनेशन बनी कि पहला पद, पहला या दूसरा दोनों पदों, पहला या दूसरा दोनों पदों, पहला या दूसरा दोनों पदों को छोड़कर, पहला या दूसरा दोनों पदों को छोड़कर, छोड़कर किसी तीसरे पद की, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। मतलब कि ये बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना कि ना ही अगर आखिरी पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, तीसरे अन्य प्रधान पद की प्रधानता होती है। जैसे अगला आता है हमारा, जहां प्रथम व द्वितीय, जहां प्रथम व द्वितीय पद गौड़ हो, द्वितीय पद
गौड़ हो। तो क्या, जहाँ प्रथम व द्वितीय पद गौड़ हो, गौड़ का अर्थ क्या होता है? गौड़ मीन्स होता है लुप्त। क्या होता है हमारा? लुप्त, या तो बोले विलुप्त। तो क्या होना चाहिए? जहां प्रथम व द्वितीय पद कैसा हो? विलुप्त हो। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या आता है? जलज, तो जल में उत्पन्न है, जल में उत्पन्न है, जल में उत्पन्न होता है या फिर जल में उत्पन्न है। तो जलज, जल में उत्पन्न क्या होता है? कमल। तीसरा पद, तीसरा निकल आया ना, ना कि पहले पद की प्रधानता और ना ही दूसरे पद की अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो जलज में, जल में उत्पन्न है, तो अन्य तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकला? कमल। इसी तरह अगला आता है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो लास्ट में आंसर क्या निकलेगा? शिव। वही बोला गया कि पहला पद और दूसरे पद को छोड़कर अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद। तीसरा क्या क्या निकल रहा है? तो नीलकंठ का नीला है कंठ जिसका क्या निकल रहा है? शिव। जो तीसरा पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। अब इसी में एक नोट लगाते हैं। इसमें क्या होगा? जिस समास का विग्रह करते समय, जिस समास का विग्रह करते समय, जिस समास का विग्रह करते समय जिसका, जिसकी और जिसके निकले, क्या? जिसका, जिसकी और जिसके आए, वे सभी उदाहरण बहुविधि समास के होते हैं। वे सभी उदाहरण बहुविधि समास के होते हैं। बहुविधि समास के होते हैं, ये होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या? 10 हैं आनंद जिसके, तो क्या आएगा? दशानन, मतलब कि रावण। अगला आता है पीले है वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तो क्या आएगा? पीतांबर, पीतांबर। तो ये समास का जो चौथा वेद था हमारा बहुव्रीहि समास, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का पूरा टॉपिक समास लगभग खत्म होता है। जो नेक्स्ट में नया टॉपिक आएगा वो आएगा अलंकार का।